मेरा नाम डॉक्टर आलोक मिश्रा है। मैं नवल्स पीजी कॉलेज कुस्मी में असिस्टेंट प्रोफेसर बीकॉम 5th सेमेस्टर का जो है कॉर्पोरेट अकाउंट का एग्ज़ाम जो है संभवतः 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक चैप्टर का जो है और प्रत्येक टॉपिक से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको यहाँ कलेक्ट किया गया है। वो हम आपको टॉपिक वाइज बताएंगे और ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो सब हम कवर कर लें, कोई टॉपिक छूटे ना। और विश्वास करिए कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, समझते हैं, एक बार दो बार उसको देखिए तो अवश्य ही एग्ज़ाम में आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये 12th के बच्चे भी जो है इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि 12th और कॉर्पोरेट अकाउंट जो 12 में जो है इशू ऑफ शेयर कैपिटल है वो, और कॉर्पोरेट अकाउंट में जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल है वो दोनों सेम है, तो दोनों लोग पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर। यानी कि आप जानते हैं कि शेयर दो तरह का होता है मुख्य रूप से, एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से वही होता है। पहला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट विच इज कॉल्ड। यानी कि कंपनी की जो पूंजी जिस यूनिट में डिवाइड होती है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिवेंचर। आप जानते हैं कि डिवेंचर जो है लोन है, कैपिटल का हिस्सा नहीं होता, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है शेयर। तो बच्चों ये बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। और तीसरा ऑप्शन जो है वो स्टॉक है। जब कोई शेयर फुल्ली पेड अप हो जाता है तब जाकर के कंपनी उसे स्टॉक में कन्वर्ट करती है। और डी है बॉन्ड, ये भी लोन लेने का तरीका है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शेयर। शेयर की परिभाषा क्या होती है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड शेयर, यानी पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम ए कंपनी। अब अगर कोई कंपनी का शेयर खरीदता है तो जो शेयर होल्डर्स होता है वो ओनर ऑफ द कंपनी माना जाता है, कंपनी का मालिक माना जाता है। तो कंपनी से उसे शेयर के बदले में क्या प्राप्त होता है। बच्चों आप जानते हो मालिक का जो रिवार्ड होता है वो प्रॉफिट होता है। तो कंपनी में जो है क्या मिलेगा उसे, तो इसमें देखते हैं इंटरेस्ट तो जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको मिलता है, कमीशन जो उसमें कर्मचारी होते हैं काम करते हैं उनको मिलता है, और कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है या डिविडेंड मिलता है। तो देखिए प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट सीधे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन कंपनी फॉर्म में क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। अब उस डिविजिबल प्रॉफिट में से जितना हिस्सा कंपनी के शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स को जो है कंपनी से क्या प्राप्त होता है, डिविडेंड प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशू फॉर द पर्पज ऑफ। यानी कि इक्विटी शेयर को जो है आप इन पर्पज के लिए इशू नहीं कर सकते। किसके लिए, कैश रिसीव पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है परचेस ऑफ एसेट्स। तीसरा ऑप्शन है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और चौथा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो बच्चों शेयर इशू किया जा सकता है फॉर कैश अदर देन कैश, लेकिन शेयर इशू नहीं किया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड किस में से निकल के आता है, प्रॉफिट में से निकल के आता है। तो कोई कैपिटल इशू करके जो है प्रॉफिट के रूप में, डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, यानी कि शेयर इशू नहीं किया जा सकता है डिविडेंड के रूप में। चौथा क्वेश्चन है ए कंपनी कैन नॉट इशू, यानी कंपनी
कैन नॉट इशू यानी ये इशू नहीं कर सकता। क्या नहीं इशू कर सकता? रिडीमेबल इक्विटी शेयर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तीसरा ऑप्शन है रिडीमेबल डिवेंचर्स और चौथा है फुल्ली कन्वर्टेड डिवेंचर्स। बच्चों इक्विटी शेयर का रिडम्पशन नहीं होता है। इक्विटी शेयर का जो है कुछ नियम के तहत केवल बाई बैक होता है। तो कोई भी कंपनी जो है रिडीमेबल इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती, केवल जो है प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर ही का रिडम्पशन किया जाता है। तो ये इशू हो सकता है लेकिन इक्विटी शेयर इशू नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए। आगे बढ़े, पांचवा क्वेश्चन है टू हुम डिविडेंड इज गिवन एट फिक्स रेट इन अ कंपनी। यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है? ये क्वेश्चन फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। पहला है इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है हम रेसिडुअल शेयर होल्डर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है कि उनको प्रॉफिट में से जो डिविडेंड मिलेगा वो सबसे अंत में मिलता है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है ट्रू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और तीसरा है डिवेंचर होल्डर और चौथा है प्रमोटर्स। तो डिवेंचर होल्डर बच्चों कंपनी के जो है ऋणदाता होते हैं, उनको इंटरेस्ट मिलता है, उनको डिविडेंड नहीं मिलता। प्रमोटर्स जो है कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, उनको इसके बदले में कमीशन मिलता है या श्वेत इक्विटी शेयर मिलता है, उनको भी डिविडेंड नहीं मिलता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही पहले से ये तय होता है कि आपको किस रेट से डिविडेंड दिया जाएगा। आमतौर पर प्रेफरेंस शेयर के पहले लिखा होता है 6%, 10%, 4% ऐसे लिखा रहता है, जिसका मतलब होता है कि जितना परसेंट लिखा है उतने परसेंट से आपको जो डिविडेंड मिलेगा। अगला क्वेश्चन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बारे में पहला ऑप्शन है प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड मंथली। यानी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको केवल डिविडेंड का प्रेफरेंस होता है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन प्रेफरेंशियल राइट इन द मैनेजमेंट। देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं करते, यहाँ तक कि कोई शेयर होल्डर्स जो है मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं कर सकता। तो ये बी ऑप्शन तो पूर्णतः गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ये सही है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है और पूंजी वापसी की बात आती है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है कैपिटल वापस किया जाता है। डी ऑप्शन देखते हैं प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। यानी कि डी ऑप्शन में जो है आपका ए ऑप्शन भी कवर हो रहा है और सी ऑप्शन भी कवर हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है कि एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो तरह के प्रेफरेंशियल राइट प्राप्त होते हैं। पहला कि जब प्रॉफिट बटेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको मिलेगा, और अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो उस कंडीशन में जो है जब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिवेंचर होल्डर को पहले दिया जाता है, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं, कैपिटल वापस मिलता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इज द करेक्ट रिगार्डिंग द इशू ऑफ प्रेफरेंसेस बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन इंडिया। यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है प्रेफरेंस शेयर के संबंध में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इशू करती है कौन सा सही है? आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इट कैन नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर्स एट ऑल, यानी कि प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं कर सकती। दूसरा है इट मे इशू प्रेफरेंस शेयर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है बट ओनली रिडेमेबल विद इन 20 ईयर, लेकिन केवल 20 वर्षों के लिए। देखो बच्चों 20 वर्षों के लिए तो कोई भी इशू करता है। आगे इट में इशू प्रेफरेंस शेयर्स
more than 20 year up to 30 year within mandatory partial redemption starting from 21st year। और डी ऑप्शन है इट कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखो बच्चों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे रोड बनवाना, अस्पताल बनवाना, तो इसमें लंबे समय के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो कंपनी एक्ट 2013 में व्यवस्था दिया गया है कि जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में लगी हुई हैं वो 20 वर्ष से ज़्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती हैं। लेकिन एक शर्त यह है कि जैसे ही 21वां वर्ष होगा उन्हें प्रति वर्ष 10% मिनिमम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना होगा, और इस तरीके से वो 30 वर्ष तक जाते जाते सभी शेयर का क्या हो जाएगा, रिडम्पशन हो जाएगा। तो इसमें जो सी ऑप्शन है आपका कि इट में इशू प्रेफरेंस शेयर्स, यानी वो इशू 20 साल से ज्यादा के लिए इशू कर सकते हैं, लेकिन 30 वर्ष से ज्यादा के लिए इशू नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द शेयर ऑन विच देयर इज नो एनी prefix rate of dividend is decided, but the rate of dividend is fluctuating every year according to the level of profit. Such shares are called। कह रहा है कि वो शेयर जिसपे जो है पहले से डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है, बल्कि डिविडेंड का रेट प्रतिवर्ष जैसे कंपनी के पास प्रॉफिट होता है, जिस हिसाब से प्रॉफिट होता है उस हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आप जानते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होता है उस पे तो पहले से फिक्स होता है, चाहे कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाए या कम कमाए, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो इक्विटी शेयर्स ऐसा होता है जिनको जो है प्रॉफिट होने पर ही डिविडेंड मिलता है, और किसी वर्ष ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड मिलेगा। तो ए ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। देखिए बी, ये तीनों क्या है, प्रेफरेंस शेयर है और इनमें पहले से फिक्स होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है ए प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन अ सरप्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड। यानी कि वो प्रेफरेंस शेयर बताइए जो जिनके पास अतिरिक्त प्रॉफिट होने पर, सरप्लस प्रॉफिट होने पर उसमें से शेयरिंग करने का अधिकार नहीं होता। जैसे क्या होता है कि कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया, तो प्रेफरेंस शेयर का तो फिक्स होता है, दे दिया। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया, उसके बावजूद भी बहुत सारा प्रॉफिट बच जाता है, तो उनमें से किस शेयर होल्डर्स को यह अधिकार नहीं होता कि वो जो है कोई हिस्सा प्राप्त करेंगे। पहला ऑप्शन है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा ऑप्शन है नॉट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, तीसरा है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। सरकार जी कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है इसमें? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से सुना था। प्रश्न ये था, ठीक है, कि वो कौन से शेयर होल्डर्स हैं जिनको सरप्लस प्रॉफिट में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो कौन सा है, बी, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको जो है अधिकार नहीं होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है 10वां, which shareholders have a right to receive the arrear of dividend from a future profit। अब देखिए कंपनी है तो कोई जरूरी नहीं कि कंपनी को प्रतिवर्ष प्रॉफिट हो, कई ऐसी कंपनियां होती जो किसी साल घाटे में चली जाती हैं। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर व्यक्ति खरीदता ही इसीलिए है कि उसे प्रतिवर्ष डिविडेंड मिले, लेकिन डिविडेंड को हिंदी में लाभांश कहते हैं, लाभ का अंश, और कंपनी को लाभ ही नहीं हुआ तो कहां से देगी। तो जिस वर्ष प्रॉफिट नहीं होता उस वर्ष ना तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है और ना तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब ये प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी वर्ष प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लाभ के अभाव में अगर डिविडेंड नहीं मिला तो ये एरियर किन प्रेफरेंस शेयर्स को भविष्य में मिल सकता है। ऑप्शन है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कुमुलेटिव और इक्विटी शेयर। तो बच्चों जो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, कुमुलेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, संचयी पूर्वाधिकार अंश। यानी अगर उनका लाभ नहीं मिला तो वो इकट्ठा होता रहता है,
मान लीजिए कि 2010 में घाटा लग गया, नहीं मिला, तो 2011 में जब प्रॉफिट होगा तो 2011 का भी के साथ 2010 में जो बकाया था वो भी जोड़ के मिल जाता है। तो ऐसे शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू हुम। अभी ऑप्शन आ रहा है, इनमें से ये स्टेटमेंट किस पे अप्लाई होता है। अब स्टेटमेंट पढ़िए और उसके बाद बताइए कि ये किन में अप्लाई होगा। स्टेटमेंट है कि दे हैव वोटिंग राइट इन द कंपनी, यानी कंपनी के पास कंपनी क्या देती है? वोटिंग राइट देती है। एंड शेयर इन द प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड, यानी कि वो कौन सा शेयर है या शेयर होल्डर्स है जिनके पास वोटिंग राइट होता है और डिविडेंड उनको प्रेफरेंस शेयर्स के बाद मिलता है, ये प्रश्न है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही वोट करने का अधिकार होता है और किसी को वोट करने का अधिकार नहीं होता। तो सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। और पहला है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं? नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर उसे कहा जाता है कि अगर डिविडेंड, अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो माना कि 2010 में प्रॉफिट नहीं हुआ तो अब 2010 के प्रॉफिट को भूल जाइए। ठीक है, 11 में होगा तो जो 11 का बनता वही आपको मिलेगा। तो ऐसे हम प्रेफरेंस शेयर्स को नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। और ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिन पे जो इकट्ठा होता रहता है और इकट्ठे जोड़ के मिलता है उन्हें क्या कहते हैं? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है विच शेयर होल्डर्स आर रिटर्न देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि एक निश्चित समय के बाद किन शेयर के पैसे को वापस कर दिया जाता है। कंपनियों में जो पैसे वापस करने की प्रक्रिया होती है उसको हम रिडम्पशन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? शोधन कहते हैं या रिडम्पशन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यही सही है। ठीक है, क्योंकि यही क्या लिखा है? शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। हिंदी में क्या कहते हैं? शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। तो ये ए ऑप्शन सही है। देखो, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी एक्ट 1988 में ही जब परिवर्तन हुआ था, चेंज हुआ था कंपनी 1956 में, अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, उसी समय से इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को जो है अब इशू नहीं किया जाता है। ठीक है, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आप समझ रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही था? सालनी, इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही था? कुमुलेटिव सही था, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ध्यान यही रखो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, विच वन ऑफ देम अप्लाई ओनली अ प्रेफरेंस शेयर्स शेयर होल्डर, यानी कह रहा है कि इनमें से जो कथन है वो दोनों पे लागू होता है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स पे भी और इक्विटी शेयर्स पे। लेकिन एक कथन ऐसा है जो केवल किस पे लागू होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे लागू होता है। आइए पढ़ते हैं ऑप्शन। लिखा है शेयर होल्डर्स रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दोनों तरह के शेयर होल्डर्स के पास होता है, इक्विटी पे भी होता है और प्रेफरेंस पे भी होता है। बी ऑप्शन है शेयर होल्डर्स बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉस। कह रहे हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उस परिस्थिति में लॉस बियर करते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होती। तो ये दोनों तरह के शेयर होल्डर्स पे लागू हो सकता है। सी ऑप्शन है शेयर होल्डर्स यूजुअली हैव द राइट टू वोट। कह रहा है कि जो सामान्यतया जो है शेयर होल्डर्स के पास वोट का राइट होता है, इक्विटी। अब लिखा है डी ऑप्शन, डिविडेंड आर यूजुअली गिवन एट द सेट अमाउंट इन द एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो प्रश्न ये था, ठीक है, कि ये चारों कथन इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों पे लागू होता है, लेकिन कौन सा एक ऐसा कथन है जो केवल प्रेफरेंस पे लागू होता है? तो देखिए डी ऑप्शन ये कह रहा है कि इन पे जो है प्रत्येक वर्ष क्या होता है? डिविडेंड का अमाउंट सेट रहता है, फिक्स रहता है, तो ये इक्विटी पे लागू नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? डी ऑप्शन सही होगा।
बोलो मत, तुम बोलो मत, नहीं तो सब वीडियो खराब हो जाएगा। आगे अगला 14 नंबर क्वेश्चन, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ए प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑलवेज डीम्ड टू बी। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि अनलेस अदरवाइज ए प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑलवेज डीम्ड टू बी, यानी एक प्रेफरेंस शेयर्स को जो है हमेशा क्या माना जाता है? फर्स्ट कुमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल, यानी कि दूसरा ऑप्शन है नॉन कुमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल। सी ऑप्शन है कुमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल, और डी ऑप्शन है नॉन कुमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बच्चों? ठीक है, देखो डी ऑप्शन सही है। एक प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में अगर कुछ ना कहे, खाली कहे प्रेफरेंस शेयर है, तो उनके पास क्या अधिकार होता है या क्या माना जाता है? तो माना जाता है नॉन कुमुलेटिव, यानी कुमुलेटिव नहीं है, यानी कि प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा डिविडेंड भूल जाओ। दूसरा पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग होते हैं लेकिन क्या माना जाता है? नॉन कन्वर्टेबल, यानी कि प्रेफरेंस शेयर है तो वो प्रेफरेंस में ही रहेगा, उसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इक्विटी शेयर्स में या डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डी। ये जैसे क्या है ना, ये इतना दूरी इसलिए आ जा रहा है कि दो क्वेश्चन के बीच में स्पेस दिया गया ताकि क्वेश्चन अलग अलग दिखे। अब ये पूरा जब पेज चेंज हो रहा है तो इधर हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लिखा है एट प्रेजेंट ए कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स विच आर, यानी कि वर्तमान में एक कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। ए ऑप्शन इरिडीमेबल, ये तो इशू ही नहीं कर सकती। ऑप्शन बी रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यानी इशू करने के 20 वर्ष बाद तक के लिए। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अधिकतम कितने वर्ष के लिए है? 20 वर्ष के लिए होता है। सी ऑप्शन है रिडीमेबल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यानी कि कोई कंपनी जो सामान्य कंपनी है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं है तो वो अधिकतम 20 वर्ष के लिए ही प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। यानी अगर वो इशू करे 15 साल करे, 16 साल करे, 18 साल करे, 19 साल करे, 20 साल करे, लेकिन 20 साल के अंदर उसे रिडम्पशन करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ अनपेड डिविडेंड। जल्दी से बताइए शालिनी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अभी मैंने चर्चा किया था कि जिनको अपने डिविडेंड पे जो है एरियर प्राप्त करने का अधिकार होता है उन्हें क्या कहते हैं? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ये सब आप 12 में पढ़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स डिफर फ्रॉम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बिकॉज, कह रहा है कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स डिफर फ्रॉम द नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि बिकॉज गेट फिक्स डिविडेंड ओनली, ये तो दोनों होता है, चाहे वो पार्टिसिपेटिंग हो या नॉन पार्टिसिपेटिंग, दोनों में क्या होता है? फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। बी है शेयर इन अ सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि पार्टिसिपेटिंग के पास ये राइट होता है कि अगर कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से, सरप्लस में से वो हिस्सा प्राप्त कर सकता है, जबकि नॉन पार्टिसिपेटिंग को ये अधिकार नहीं होता। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन कर रहा है वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। आर नॉट रिडीमेबल, यानी कि प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर नॉन पार्टिसिपेटिंग से इसलिए बेटर है कि वो सरप्लस में से भी हिस्सा प्राप्त करता है, सरप्लस प्रॉफिट से भी हिस्सा प्राप्त करता है।
ठीक है। सरकार जी सोच रहे हैं कि कहाँ मन से अभी पढ़े, वीडियो का देख लेंगे फिर क्यों। 18 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैन, ठीक है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैन, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इनमें से क्या है, तो पहला ऑप्शन है बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी कि उन्हें किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बी ऑप्शन है बी रिडीम आफ्टर 5 ईयर ओनली, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। सी है पार्टिसिपेटिंग इन द कंपनी मैनेजमेंट, अब प्रेफरेंस शेयर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेटिंग नहीं करता है। और डी है नॉट रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड प्राप्त करने के लिए कोई शेयर खरीदता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ए ऑप्शन सही होगा। यानी कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। यानी कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर उसे कहते हैं जिन्हें इक्विटी शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन सही है, क्यों, यानी इन्हें जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता। बच्चों प्रयास ये है कि जो टॉपिक लें उस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ा दें, कहीं से भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, आप समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब मैं आपको बता दूं, आप YouTube पे मैंने भी बहुत सारा वीडियो सर्च किया कि हमको टॉपिक वाइज मिल जाए, टॉपिक वाइज कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ। अभी आप जो पढ़ रहे हो उसका टॉपिक क्या था, शेयर्स की मीनिंग और उसके प्रकार, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब इस पे आपको कितने क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, 20 क्वेश्चन पढ़ लिया। तो क्या आपको लगता नहीं कि 20 क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है उसमें कुछ छोटा नहीं होगा, और जो पढ़ा है उसी में से एग्जाम में आएगा। ऑप्शन भले सीधा उधर हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर उसे कहा जाता है जिसे एक निश्चित समय के बाद रिडीम कर दिया जाए, यानी पैसा वापस कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मस्ट बी बॉट बैक बाय द कंपनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, यानी कि एक निश्चित समय के बाद कंपनी इसे अवश्य ही वापस खरीद लेती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी रिडीम, अब नाम ही है इसका रिडीमेबल, और ऑप्शन दे रहा है कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के पूरे जीवन काल में जिसका रिडम्पशन नहीं हो सकता उसको हम रिडीमेबल नहीं कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या कहता है, आर नॉट अलाउड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू करना कंपनी एक्ट 2013 में मना ही है। हमारा प्रश्न क्या है, रिडीमेबल, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा कि मस्ट बी बॉट बैक बाय द कंपनी आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, यानी एक निश्चित समय के बाद कंपनी को शेयर का पैसा वापस करना पड़ता है, उसे स्वतः खरीदना पड़ता है, तो उसे हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल का उल्टा होगा, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, एक निश्चित समय के बाद पैसे वापस करने, इसका मतलब कि इसमें पैसे वापस नहीं किया जाता है। कंपनी की पूरी लाइफ में जब कंपनी समापन पे जाती है तभी उसका रिडम्पशन होता है, और ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अब इशू नहीं किया जाता है। फिर भी कैन बी रिडीमेबल विद इन 20 ईयर्स, ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। आर अलाउड टू बी इशू बाय द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया है, अलाउ नहीं है। सी ऑप्शन है कैन नॉट बी रिडीम
एंड आर नॉट अलाउड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो बच्चों कौन सा सही होगा? सी होगा। स्पष्ट लिखा है कि अब ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को जो है कंपनी एक्ट 2013 में मना ही है और इसका रिडम्पशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट शेयर द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये ऑप्शन सही है। ये लग रहा है प्रश्न रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेफरेंस शेयर इशू बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज फॉर मोर देन 20 ईयर बट अप टू 30 ईयर मस्ट। ठीक है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 20 वर्ष से ज्यादा के लिए और 30 वर्षों तक शेयर इशू कर सकती है, लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन बी रिडीमेबल, इरिडीमेबल नहीं, गलत है। दूसरा है बी रिडीम एट 10% ईयरली फ्रॉम द 21st ईयर ऑनवर्ड, यानी कि जैसे ही 20 साल समाप्त होता है 21वें वर्ष से प्रति वर्ष 10% शेयर्स को क्या करना पड़ेगा? रिडीम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। तो एक टॉपिक आपका कवर हो गया, जिसपे हम लोगों ने जो है कुल कितने क्वेश्चन पढ़े? नियर अबाउट 23 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े। अब इसमें से अगर एक भी प्रश्न आता है, अगर एग्जामिनर एक प्रश्न भी टच करने का प्रयास करता है, तो मेरी गारंटी है कि जो आपने प्रश्न पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिस तरीके से पढ़ा है, कहीं ना कहीं उधर से इधर करके ही उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, अगर समझ में आता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो है टाइम से जो है जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइम से मिल जाए। बच्चों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए जितना हो सके इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और जो बीकॉम के और इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उनसे सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।